इंटरनल असेसमेंट में काउंट होंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं पेपर का फॉर्मेट कैसे है। अब देखो, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि फाइनल आपका सीबीएसई का एग्ज़ाम आपको किस तरह से देना है। पार्ट ए है 40 मार्क्स का, ठीक है। पार्ट ए आपका टोटली ऑब्जेक्टिव है और पार्ट बी आपका टोटली सब्जेक्टिव है। ये डिफरेंस है। पार्ट ए में 2 सेक्शंस है, एक आपका रीडिंग वाला सेक्शन है और दूसरा आपका लिटरेचर सेक्शन आएगा। तो देखो इन्होंने क्या दे रखा है, फर्स्ट में देखो रीड द पैसेज गिवन बिलो। अब पैसेज गिवन बिलो में जैसे आप हमेशा से ही करते आए थे अब तक की क्लासेस में, वैसे आपको इसको सॉल्व करना है। आपको ये पैसेज रीड करना है। इसमें देखो पहले हम देखो पैसेज को कैसे देखेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। ये जो नंबर 1 to 7 है ये हमारा पैराग्राफ नंबर है। मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन पैरा 7 फाइंड सिमिलर वर्ड एज, तो मैं क्या करूँगी, सीधा पैरा 7 पे जाऊँगी, यहाँ से यहाँ तक का पढ़ूँगी और आगे का छोड़ दूँगी। इसलिए यहाँ पे आपको नंबरिंग दी जाती है ताकि स्पेसिफिक हुआ जा सके। अब देखो फर्स्ट ये क्या कह रहा है, Based on your understanding of the above passage, answer any 10 of the questions given below by choosing the most appropriate question। ठीक है, उसने कहा आपको ये 1 से लिखो, 1 से लेके देखो 11 तक दे रखे हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 1 से 11 में से आपको इन 11 सवाल में से कोई भी 10 अटेम्प्ट करने हैं, किसी भी 10 का आपको आंसर लिखना है। तो जब भी आप लिखोगे, देखो नंबरिंग जो बच्चे करते हैं ना वो ऐसे ही होना चाहिए जैसे कि क्वेश्चन में है। मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अटेम्प्ट नहीं करना है, आपने सॉल्व किया, आपने देखा कि मेरे को 2 नहीं आता, मेरे को बाकी सारे आते हैं, तो आप ये लिखोगे जैसे 1 का आंसर मान लो 1 है, फिर आप लिखोगे 3 का आंसर 2 है, 4 का आंसर 3 है। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये करेक्ट आंसर्स नहीं है, तो मेरे मनगढ़ंत आंसर्स हैं। लेकिन अगर मेरे को 2 नहीं करना तो मैं 2 को नहीं लिखूंगी, पहले 1 लिखूंगी, फिर 3 लिखूंगी आंसर शीट में, फिर 4 लिखूंगी। जो सीरियल नंबर है वो सही होना चाहिए, ठीक है। बच्चे पूछते कि मैम क्वेश्चन भी लिखें क्या, क्वेश्चन लिखना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये नंबरिंग जो होती है ये ज़रूरी होती है कि ये सही हो आपकी। अगर आपने नंबर 2 छोड़ा है तो आप नंबर 2 को ना लिख के कैसे लिखेंगे, नंबर 1 का आंसर क्या है, नंबर 3 का आंसर क्या है, नंबर 4 का आंसर क्या है, इस तरह से आप लिखेंगे। आपको 11 में से कोई भी 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं फर्स्ट वाले में। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि बेटा जब आप रीडिंग सेक्शन सॉल्व करते हैं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, पूरा पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद जाके वो देखेंगे कि क्वेश्चंस ने क्या पूछा हुआ है, फिर से दोबारा पैसेज पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि हमें सॉल्व कैसे करना है। ये वाली जो स्ट्रैटेजी है उसका पता है माइनस पॉइंट क्या होता है, उसका माइनस पॉइंट ये होता है कि आप बार बार पढ़ते रहते हो पैसेज को, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जैसे आपने पेपर खोला और आपने देखा रीडिंग सेक्शन में फर्स्ट पैसेज दे रखा है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आंसर्स पे आऊँगी और मैं पढ़ूँगी कि उसने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जैसे फर्स्ट मान लो पीपल ऑब्जेक्ट टू द बैनिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स बिकॉज दे आर। सेकेंड है द एनवायरमेंटल बैलेंस ऑफ द वाटरवेज इज बीइंग थ्रोन ऑफ बिकॉज। थर्ड है व्हाट डू मोस्ट म्यूनिसिपैलिटीज डू टू द प्लास्टिक बैग्स। अब क्या है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ प्लास्टिक बैग्स आर सेंट टू द रिसाइकलिंग प्लांट्स वर्ल्ड वाइड। तो पहले मैं क्या करूँगी कि मैं पहले ये सारे क्वेश्चंस पढ़ूंगी तो कि उन्होंने पूछा क्या है, फिर क्वेश्चंस पढ़ने के बाद मैं वापस पैसेज पे जाऊंगी और अब पैसेज को पढ़ूंगी। और मेरा पर्पस क्या है पैसेज पढ़ने का, जीके बढ़ाना नहीं है, मुझे यहाँ पे अपना जीके नहीं बढ़ाना पेपर एग्ज़ाम हॉल में बैठ के। मेरा पर्पस है कि जो क्वेश्चंस मुझे पीछे दिखे थे उनके आंसर मुझे ढूंढने हैं इस पैसेज में से, समझ गए। अगर आप पहले क्वेश्चंस को दिमाग में रख के फिर आप पैसेज को पढ़ते हो तो आपका जो ब्रेन का फोकस होता है वो इस चीज़ पे जाता है कि मुझे कम से कम टाइम में सही से सही आंसर ढूंढने हैं, जो आपको सही लगे कि भाई एक जगह परसेंटेज पूछा हुआ था या रीज़न पूछा हुआ था किस किस चीज़ का। तो जब मैं पैसेज को पढ़ूंगी जहाँ पे भी मुझे आंसर दिखेगा मैं मेंटली नोट कर लूँगी या पेंसिल से छोटा सा टिक लगा लूँगी, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वैसे आप लोगों को बोला जाएगा सीबीएसई में कि क्वेश्चन पेपर पे कोई निशान नहीं लगाने हैं, तो क्वेश्चन पेपर पे निशान ना लगाने के बजाय आप अपनी आंसर शीट पे साथ के साथ उसको सॉल्व करते रहो, ऐसे हम टाइम सेव करेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, रीड द पैसेज गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पैसेज बेस्ड था और जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो केस स्टडी बेस्ड पैसेज है। तो इसमें आप देखोगे, अब इसमें कुछ बच्चों को हो सकता है कि इस तरह के जो मैंने आपको वो दिया हुआ है डेटा
वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इस बार ये नया इंट्रोडक्शन है। जो सेकंड क्वेश्चन आएगा वो केस बेस्ड आएगा और उसमें आपको कोई ना कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो बार ग्राफ हो, चाहे वो पाई चार्ट हो, चाहे वो इस तरह का लाइन वाला चार्ट हो, वो होगा। तो हमें उसको स्टडी करना आना चाहिए। कैसे स्टडी करेंगे? हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे लिखी हैं, यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है। उसके हिसाब से अब देखो ऊपर वाला पॉइंट कहाँ पे जा रहा है। अब देखो मैं इसको कैसे स्टडी कर सकती हूँ। प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल इन 7 बियर्स, ये इसका टॉपिक है। मैक्सिमम डिज़ायरेबल लेवल फॉर ह्यूमंस, ये इन्होंने कौन सी लाइन से दिखा रखा है? जो ब्रोकन लाइन है, जिसमें कि इस तरह का है, तो ब्रोकन लाइन ये वाली है। ये यहाँ पे एक्टिव हिबरनेशन और 0 से 100, 100 से 200, इस तरह से नीचे से ऊपर आप देखोगे कि ये ग्राफ इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब देखो 0 से 100 के बीच में कितने डंडे हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि फर्स्ट जो नंबर है वो क्या होगा? उसकी मार्किंग होगी 20 की, फिर 40 की, फिर 60 की, फिर 80 की, फिर ये 100 की, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला जो स्किल है ये थोड़ी सी मैथमेटिकल स्किल होती है। आप देखो इसको उसने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और किस नंबर पे जाके क्या आ रहा है। तो अगर मेरे को ये जज करना होगा तो मैं को पता है 2 डंडों के बीच में जो जगह है वो 20 की है। अगर मान लो मेरे को ये देखना है कि ये वाली लाइन किस पे है, तो मैं क्या देखूंगी? 200 + 20, यानी कि 220 के। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हम 20 बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से आपको ग्राफ स्टडी करना है। और इसमें भी आप ऐसे करेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर एनी 10 ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो आप अब देखो इसमें भी जो है आपको 1 से लेके और 11 तक दे रखे हैं क्वेश्चंस। तो इन 11 में से कोई भी आपको 10 सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। फिर अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द क्वेश्चन दैट फॉलो। ब्रैकेट में लिखा हुआ है एनी टू का क्या मतलब है? अब थर्ड क्वेश्चन में देखो ए वाला जो है ये एक पैसेज है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया पूरा। बी वाला जो है वो एक पैसेज है, ये पूरा हो गया। फिर सी वाला जो है वो एक पैसेज है, ये एक क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ए है, एक क्वेश्चन बी है, एक क्वेश्चन सी है। ए बी और सी, ए बी और सी में से आपको कोई भी 2 एक्सट्रैक्ट चूज़ करने हैं सॉल्व करने के लिए। आप ए और सी चूज़ कर सकते हो, ए बी चूज़ कर सकते हो, बी सी चूज़ कर सकते हो, या ए सी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। यही तो ऑप्शंस बनते हैं। ए बी और सी में से आपको कोई भी 2 सॉल्व करने हैं। मान लो मुझे सी सॉल्व नहीं करना तो मैं ए और बी लूँगी। अब ए और बी के मेरे को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ए वाला अब ये देखो आपका एम हैमिल का ही है, ये द लास्ट लेसन से मुझे समझ में आता है कि ये द लास्ट लेसन है। तो इसके फर्स्ट ऑथर कौन है, मिस्टर हैमिल कौन था। तो अगर मैं ए वाला एक्सट्रैक्ट सॉल्व कर रही हूँ तो मुझे इसके चारों क्वेश्चन से सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर मैं बी वाला सॉल्व कर रही हूँ तो मुझे बी के चारों सॉल्व करने पड़ेंगे। सी के सॉल्व कर रही हूँ तो सी के चारों सॉल्व करने पड़ेंगे। मान लो मुझे ए वाला पैसेज टफ लग रहा है तो मैं सोचती हूँ ए वाला बिल्कुल छोड़ दो, तो यहाँ से यहाँ तक मैं बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं करूँगी, मैं सिर्फ बी वाला अटैम्प्ट करूँगी और मैं सिर्फ सी वाला अटैम्प्ट करूँगी, ठीक है। तो Na2 अगर लिखा है तो आप ये देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, ए बी और सी में से Na2 सॉल्व करने हैं। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कौन से सॉल्व करें, कि ऐसा ना हो कि ए बी आप सोचो कि ये जो है इतने सारे क्वेश्चंस उनमें से कोई 2 सॉल्व करने हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको ब्रॉड क्वेश्चंस देखो, ब्रॉड डिवीजन क्या है क्वेश्चन की, ए है, बी है और सी है। ए बी और सी में से कोई 3 उठा के आपको सॉल्व करने हैं। और ये जो मैं डिस्कस कर रही हूँ बेटा, ऐसे ही आपका सीबीएसई का पेपर आने वाला है तो वहाँ पे भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आपको, इसीलिए तो हमने हॉलीडे होमवर्क में क्वेश्चंस दिए हैं ताकि आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब नंबर 4 देखो, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें लिखा है any1। अब any1 में दे रखा है ए एक्सट्रैक्ट, बी एक्सट्रैक्ट और अगला पेज पे आप देखिए एक्सट्रैक्ट नंबर सी दे रखा है, ठीक है। अगले पेज पे नहीं इन्होंने क्या किया, ए और बी दे रखा है, ठीक है, सी नहीं है इसमें। ए और बी में से आपको कोई एक करना है। any1 लिखा है ना, या तो आप ए के चारों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर आप बी के चारों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको क्या है, फर्स्ट पोएम मैं देख लूँगी कि फर्स्ट जो है वो माई मदर वाली पोएम से दे रखी है और दूसरा जो दे रखा है वो किस पोएम से दे रखा है, वो आप आइडेंटिफाई करो
ऑन सार क्रीम वॉज डोनेशंस, ठीक है। एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम से दे रखा है बी वाला क्वेश्चन। तो जो मेरे को ज़्यादा प्रिपेयर्ड होगा, मेरे को जिसका लगता है कि मैं सारे के सारे, मान लो ए पार्ट में मेरे को चारों के आंसर आते हैं लेकिन बी पार्ट में मेरे को सिर्फ 3 के आते हैं, तो स्मार्ट वर्क क्या कहेगा, स्मार्ट वर्क ये कहेगा कि मैं ऑप्शन ए चूज़ करके ऑप्शन ए के सब आंसर्स लिखूंगी। मान लो मेरे को ए वाले में से 2 का 3 का 1 या 2 नहीं आ रहे और बी वाले में से मेरे को सबके आंसर आते हैं, तो फिर मैं बी वाले को सॉल्व करूँगी, ठीक है ना। ये आपको जजमेंट इस बेसिस पे लेनी है कि आपको किस चीज़ का आंसर बेस्ट तरीके से आता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में चलो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। एनी 8 दे रखा है और 1 × 8 = 8, यानी कि एक बात तो हमेशा नोटिस करना, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं सब 1-1 मार्क के हैं, ठीक है। तो आंसर एनी 8 दे रखा है। अब इसमें क्या है कि आपको 10 दे रखे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 9 और 10। तो आपको क्या दे रखा था, इन 10 में से कोई भी आपको 8 सॉल्व करने हैं। हो सकता है मुझे 3rd ना आता हो और 7th ना आता हो, तो मैं 3rd और 7th को नहीं करूँगी, बाकी सब कर दूँगी। जो मुझे आते हैं वही अटैम्प्ट करूँगी। अगर आपने देखो बच्चों, हमेशा नंबरिंग का ध्यान रखना है। अगर आपने बस आंसर यानी 8 देख के लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं यही मानूंगी कि आपने 9th और 10th ऑप्शन छोड़े हैं, ठीक है। तो आपको आंसर सही लिखना है। अगर आपने मान लो नंबर 7 कर रहे हो और आपने, तो नंबर 7 का ये क्वेश्चन यही है कि व्हाट कलर ऑफ द टाइगर्स हैज़ द पोएट डिस्क्राइब्ड। आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे नंबरिंग सही डालने की ज़रूरत है, ठीक है। नंबर 5 आप लिखोगे, नंबर 5 पार्ट 1 आंसर क्या है, नंबर 5 पार्ट 2 आंसर क्या है, नंबर 5 पार्ट 3 आंसर क्या है, इस तरह से आपको लिखना है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखो पार्ट बी में चलते हैं। पार्ट बी जो है मैंने बताया था पेपर का, वो है सब्जेक्टिव मार्क्स, जो कि 40 मार्क्स का है। यानी कि हमने पहले देखा कि पार्ट ए जो था वो 40 मार्क्स का था, टोटली ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 20 मार्क्स जो हैं हमारे रीडिंग सेक्शन के थे और 20 मार्क्स हमारे लिटरेचर सेक्शन के थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये शॉर्ट राइटिंग स्किल है। शॉर्ट राइटिंग स्किल में आपको क्या बोला है कि 3 मार्क्स का आएगा इस बार। तो ऑप्शन ए दे रखा है और ऑप्शन बी दे रखा है। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, आफ्टर द रेंज केसेस ऑफ डेंगू चिकनगुनिया एटसेट्रा आर ऑन द राइज इन योर सिटी, एज प्रिंसिपल सनशाइन पब्लिक स्कूल मनु विहार यू हैव डिसाइडेड टू अलाउ योर स्टूडेंट्स टू वेयर फुल स्लीव शर्ट्स एंड ट्राउजर्स इन द स्कूल फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month, राइट द नोटिस इन अबाउट 50 words। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें नोटिस लिखना है। ये नोटिस की डिटेल्स दी हुई हैं, तो या अगर मेरे को नोटिस अच्छे से लिखना आता है तो मैं ए पार्ट करूँगी। और लिखा हुआ है ना देखो बीच में, और का मतलब है कि ए या बी में से मेरे को एक पार्ट चूज़ करना है। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है कि यू आर द डीन एडमिशंस एमएनटी प्रोफेशनल कॉलेज चंडीगढ़, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इन अबाउट 50 words गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर्ड बाय योर कॉलेज इंक्लूड और रेलिवेंट डिटेल्स। यानी कि जो बी पार्ट है वो एडवर्टीजमेंट का है, यानी कि आपको नोटिस या एडवर्टीजमेंट में से कोई एक करना है। मैं जो भी करूँगी उसका नंबरिंग ठीक करूँगी। 6 का मान लो मुझे ए करना है तो 6 फिर ऐसे ब्रैकेट में ए लिखूँगी, या फिर बी करना है तो 6 ब्रैकेट में बी लिखूँगी। मान लो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो दोनों ही पेपर पे लिख रही हूँ, तो बेटा पता है ऐसे में टीचर क्या करेगा, मार्क्स तो आपको 3 में से मिलेंगे। जो आपने ऊपर सॉल्व कर रखा होगा ना उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि आंसर एनी वन लिखा है लेकिन उन्होंने दोनों सॉल्व कर दिए, ए भी सॉल्व कर दिया और बी भी सॉल्व कर दिया, तो टीचर क्या करेगा जो ऊपर लिखा हुआ है ना उसी पे मार्क्स देगा और बी वाले को काट के लिख देगा ओ ए। ओ ए का मतलब होता है ओवर अटेम्प्ट, यानी कि क्वेश्चन ने इतना पूछा नहीं था, आप फालतू सॉल्व कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे एक्स्ट्रा सॉल्व करने के, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ए में लिखा हुआ है यू आर रोशन खेड़ा रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, इनवाइट योर फ्रेंड हर्षित अरोड़ा हु लिव्स इन ओल्ड दिल्ली टू स्पेंड अ पार्ट ऑफ हिज समर वेकेशन विद यू एट योर फार्म हाउस नियर पिंजोर। यानी कि लिखा हुआ है ना इनवाइट करो, यानी कि इनविटेशन भेजना है हमको। इनविटेशन है 3 मार्क्स का। और बी पार्ट है ड्राफ्ट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग योर इनेबिलिटी, तो यानी कि ये इनविटेशन का रिप्लाई है। अब जो भी मेरे को क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, जो भी मैं अच्छे से सॉल्व कर पा रही हूँ, ए या बी में से, और बीच में लिखा हुआ है एक सॉल्व करूँगी और वो 3 मार्क्स का होगा। और अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 2 आपकी लॉन्ग राइटिंग स्किल दे रखी है। फर्स्ट वाले में क्या है, राइट अ लेटर इन 120 to 150 words टू द एडिटर, यानी कि लेटर टू द एडिटर है ए पार्ट में, और बी पार्ट में क्या है,
जॉब एप्लीकेशन, यानी कि जॉब एप्लीकेशन या लेटर टू द एडिटर में से जो आपको अच्छा लगेगा आप वो सॉल्व करेंगे। अब देखो आपको हिंट के लिए आपको यहाँ पे सिचुएशन वेकेंट का ये दे रखा है। ये जो हिंट्स दे रखे हैं इस बार पेपर में, विजुअल हिंट्स इनको बोलते हैं, आपको इन्हें भी यूज़ करना है अपने आंसर राइटिंग में। अगर आप जॉब एप्लीकेशन में लिखोगे तो इसमें से आप जो है सारी डिटेल्स निकाल लोगे, ठीक है। जैसे क्या रिक्वायरमेंट क्या है कि नर्सरी टीचर या पीआरटी, मिनिमम एक्सपीरियंस कितना लिखा हुआ है 3 इयर्स। तो जब आप अपना जॉब एप्लीकेशन लिखोगे, अगर इन्होंने मिनिमम एक्सपीरियंस 3 इयर्स लिखा है तो आप जो एक्सपीरियंस में कुछ भी लिख सकते हो, 3 या 3 से बड़ा, 3 इयर्स लिख सकते हो, 4 इयर्स लिख सकते हो, 5 इयर्स या कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और आप ये वाला लिखोगे तो आप यहाँ पे देखो एक राइनोसेरोस बना हुआ है, जिम कॉर्बेट, ये जिम कॉर्बेट की बात कर रहे हैं, एक आदमी है जिसके हाथ में गन है, तो यानी कि एक हंटर है। तो फिर हम ये विजुअल क्यूज़ को भी अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करेंगे। इन दोनों में से हमें सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 5 मार्क्स का लॉन्ग राइटिंग स्किल जो है वो आपकी 5 मार्क्स की आएगी इस बार। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। उसमें भी दे रखा है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट में दे रखा है राइट एन आर्टिकल इन 500 to 200 वर्ड्स ऑन द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, ठीक है। तो ये आपका यानी कि आर्टिकल है, आर्टिकल का टॉपिक आपको दिया हुआ है, यू आर करण या करुणा, और बाकी जो डिटेल्स है वो दे रखी हैं। अब देखो इन्होंने आगे क्या लिखा हुआ है, यू में यूज़ द गिवन क्यूज अलॉन्ग विद योर ओन आइडियाज़। यानी कि मान लो आपके पास ज़्यादा अपने आइडिया नहीं आ रहे हैं तो आप ये सारे पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हो अपना आंसर राइटिंग में। तो इन पॉइंट से तो आपका काम ऑलरेडी आसान हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि मुझे क्या क्या लिखना है। उसी को आपको प्रॉपर तरीके से इन्हीं पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करके और अपने आइडियाज़ और ऐड करके आपको ये लिखना पड़ेगा। और अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, In your locality, a blood donation camp was organized by an NGO for your health. Many people visited the camp and donated blood. Write a report in 150 to 200 words for a local newspaper. यानी कि बी पार्ट क्या है कि रिपोर्ट राइटिंग है, वो भी किसके लिए, न्यूज़पेपर के लिए। अब देखो रिपोर्ट राइटिंग हमारी दो तरह की आती है, या तो मैगजीन के लिए या न्यूज़पेपर के लिए, और हमें इससे पता चल गया क्वेश्चन में ही दे रखा है कि न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिखनी है। तो अगर मेरे को रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट अच्छे से आता है तो मैं रिपोर्ट राइटिंग कर लूँगी, अगर मुझे आर्टिकल का अच्छे से आता है मैं आर्टिकल कर लूँगी। मैं टॉपिक भी देखूँगी कि कौन सा टॉपिक मुझे अच्छा लग रहा है, तो इन दो चीज़ों के बेसिस पे मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे ए वाला सॉल्व करना है या बी वाला सॉल्व करना है। देखो बेटा मैं पर्सनली रिकमेंड ये करूँगी, कई बच्चे क्या करते हैं पहले एक पार्ट सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, फिर उन्हें लगता है ओहो इस पे तो हमें आइडियाज़ नहीं आ रहे या फॉर्मेट गलत है, वो उसको काटेंगे फिर दूसरा पार्ट करेंगे। इतना टाइम नहीं होता, फिर ना टाइम वेस्ट हो जाता है। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लो दोनों को और डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा वाला करना है, उसी के बाद आप उसको लिखना शुरू करो पेपर पे, ठीक है। तो बी पार्ट में हमारा राइटिंग स्किल जो है वो 16 मार्क्स का कवर हो गया। 2 क्वेश्चन है, एक 3 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का शॉर्ट राइटिंग स्किल है, 3 + 3 6 हो गए, और 5 के 2 लार्ज वाली राइटिंग स्किल है, लॉन्ग आंसर वाली, तो 10 उसके हो गए, 10 + 6 16, यानी कि टोटल राइटिंग जो है इस बार आपका 16 मार्क्स का है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि इस बार लिटरेचर ज़्यादा मार्क्स का है और राइटिंग स्किल कम मार्क्स का है, तो इस बार मैं आपको इसीलिए लिटरेचर पे ज़्यादा फोकस करा रही हूँ अपनी क्लासेस में, क्योंकि वो ज़्यादा मार्क्स का आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच, यानी कि शॉर्ट आंसर लिखने हैं हमको, एनी 5, ठीक है। तो आपको 1 2 3 4 5 6 यानी कि आपको 6 ऑप्शंस दे रखे हैं, 6 में से कोई भी 5 आप कर सकते हो, और 30 to 40 वर्ड्स में ही आंसर देना है उनका। 30 to 40 वर्ड्स मतलब 3 या 4 लाइन बनती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो 3-4 लाइनें आप आंसर दे दो। 11th में देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच, लिख रखा है एनी 2, यानी कि 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन तीनों में से आपको कोई 2 करनी है, ठीक है। अब देखो लॉन्ग आंसर टाइप पे चलते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप है 120 to 150 वर्ड्स के। अब इसमें क्या दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग इन 120 to 150 वर्ड्स। बीच में देखो एक फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आर नेटिव लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ आर कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ विलेज एल्डर्स इन द क्लासरूम एंड एम हैमल्स लास्ट लेसन शो देयर लव फॉर फ्रेंच। या तो ये क्वेश्चन करना, या देखो क्या लिखा हुआ है आगे, और वाई डिड राजकुमार शुक्ला इन्वाइट गांधी जी टू चंपारण, हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द इंडिगो फार्मर्स। यानी कि इन 2 क्वेश्चन में से एक जो है वो आपका एम हैमल और कल्चर का क्वेश्चन है, और दूसरा आपका राजकुमार शुक्ला इंडिगो लेसन से क्वेश्चन है। जो भी आपको अच्छा लगे उसको आपको लिखना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है क्योंकि बीच में और लिखा हुआ था, ठीक है। तो 120 या 150 वर्ड्स का है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।
आंसर द फॉलोइंग इन वही है, 120 या 150 वर्ड्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड चार्ली थिंक दैट ग्रैंड स्टेशन वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स। या तो ये करना है आपको 5 मार्क्स का, या फिर दूसरा आपको करना है डिस्क्राइब्स जैक्स आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। इन दोनों में से जो आपको ठीक लगे, जो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, वो आपको लॉन्ग आंसर टाइप यानी कि 120 टू 150 वर्ड्स में लिखना है। आई होप अब पेपर का पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, कौन कौन से ऑप्शन करने, कितने ऑप्शन करने, ये आपको इसको देख के समझ गए होंगे वीडियो को।